मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में विकासवाद। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। प्रकृति और पुरुष दो प्रमुख तत्व हैं। प्रकृति जड़ रूप में है तो पुरुष चेतन रूप में है। प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। प्रकृति विषय रूप है, पुरुष विषयी रूप है। प्रकृति ज्ञेय रूप है, पुरुष ज्ञाता रूप है। प्रकृति दृश्य रूप है, पुरुष दृष्टा रूप है। प्रकृति भोग्या है तो पुरुष जो है भोक्ता है। प्रकृति परिणामिनी है तो पुरुष अपरिणामी है। प्रकृति प्रसवधर्मी है, पुरुष अप्रसवधर्मी है। प्रकृति बंधन रूपा है, पुरुष कैवल्य रूप है। इतने सारे अंतर प्रकृति और पुरुष में। जहाँ इतने विरोध हों वहाँ क्या इन विरोधों के बावजूद दोनों में किसी प्रकार का संबंध हो सकता है? सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष विरोधी तो हैं लेकिन सहचारी हैं। ये साथ साथ चलने वाले हैं। इन दोनों का अपना मकसद है। उस मकसद की पूर्ति के लिए दोनों का संयोग होना जरूरी है। और दोनों का मकसद क्या है? तो पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। यानी प्रकृति जो प्रलय काल में पड़ी रहती है उसे अपने स्वरूप को प्रकट करना है, अपने आप को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। वो ऊब चुकी है प्रलय काल से, इसलिए वो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करना चाहती है। और पुरुष मुक्त होना चाहता है। ये दोनों के अपने अपने उद्देश्य हैं और दोनों के उद्देश्य अलग अलग पूरा नहीं हो सकते। प्रकृति बिना पुरुष के अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। पुरुष बिना प्रकृति के अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए दोनों का संयोग होना जरूरी है। सांख्य दार्शनिक इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं, और वो दृष्टांत है अंधे और लंगड़े का। अंधा और लंगड़ा दोनों एक जंगल में बरसों से रह रहे होते हैं। उन दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं होता है। एक दिन जब जंगल में आग लगती है तो दोनों को अपना बचाव करना होता है। अंधा चूंकि देख नहीं पाता इसलिए वो भाग नहीं सकता था। लंगड़ा चल नहीं सकता इसलिए वो जंगल से निकल नहीं सकता था। दोनों की मौत सामने थी। मौत को रोकने के लिए, जंगल पार करने के उद्देश्य से दोनों आपस में मिलते हैं। अंधा अपने कंधे पर लंगड़े को बिठाता है, लंगड़ा रास्ता बताता है और इस तरह से दोनों जंगल पार करते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति और पुरुष दोनों का अपना संयोग होता है, संबंध होता है। हालांकि दृष्टांत और दृष्टांत में कुछ कठिनाई दृष्टिगोचर होती है। दृष्टांत जो अंधे और लंगड़े का है उसमें दोनों ही चेतन हैं और दोनों का उद्देश्य एक है, जंगल पार करना। लेकिन दृष्टांत में प्रकृति और पुरुष दोनों चेतन नहीं है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है और दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। प्रकृति का उद्देश्य जो है स्वरूप दिखाना, पुरुष का उद्देश्य कैवल्य को प्राप्त करना। तो इसलिए दृष्टांत और दृष्टांत में सामंजस्य न होते हुए भी सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का संबंध होता है। और जब प्रकृति और पुरुष का संबंध होता है तो विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। और उस प्रक्रिया को शुरू करने का जो हम कह सकते हैं रूप है वो ये है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है तो प्रकृति के गुणों में विकास होता है। इसे गुण क्षोभ कहते हैं। यानी जो सत्य अब तक अपने में निहित था, रज अपने में था, तम अपने में था, अब गुणों में क्षोभ होने से
वो एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सतोगुण रज और तम को, रजो सत और तम को, तम जो है सत और रज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इन गुणों के क्षोभ से कहते हैं कि विकासवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उसके लिए सांख्य दार्शनिक कहते हैं प्रकृतिर महत् ततो अहंकारः तस्माद् गणः षोडशकः तस्माद् षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। अर्थात प्रकृति से महत् तत्व निकलता है और इस तरह से एक के बाद एक तत्व निकलते हैं। तो प्रकृति से जो पहला तत्व निकलता है वो महत् है। महत् को बुद्धि कहा गया है और बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा गया है अध्यवसायो बुद्धि। अर्थात बुद्धि का काम है निश्चय करना, यानी किसी चीज़ को निश्चित करके वो ज्ञान के रूप में प्रकट करने का काम ये बुद्धि का है। जब तक बुद्धि अपना काम नहीं करती है तब तक संशय बना रहता है। तो इसलिए बुद्धि का काम अध्यवसाय करना, और इसको महत् इसलिए कहा गया है सबसे महान तत्व, यानी प्रकृति से निकलने वाला पहला तत्व है, इसलिए प्रकृति से निकलने वाला पहला तत्व तो महत् ही होगा, इसलिए इसको महत् की संज्ञा से अभिहित किया गया है। और महत् से अहंकार, ततो अहंकार है, यानी महत् से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार क्या है? सांख्य दार्शनिक कहते हैं अभिमानो अहंकार, अभिमान ही अहंकार है। जब मैं और मेरेपन का भाव होता है, कर्ता धर्ता स्वामी का भाव होता, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही धरने वाला हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवाय कोई कुछ नहीं है, तो ये जो है अहंकार है। और ये अहंकार के तीन रूप होते हैं, एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार, एक तामसिक अहंकार। यानी जहाँ अहंकार में सतोगुण हो तो वो सात्विक अहंकार होता है, और जहाँ रजोगुण हो तो वो राजसिक अहंकार होता है, जहाँ तमोगुण हो वो तामसिक अहंकार। और ये तीनों अहंकार जो है ये भी अपना काम करते हैं। सांख्य दार्शनिक मानते हैं कि जो सात्विक अहंकार है उसे 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। 11 इंद्रियों में 5 तो ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय यानी आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये ज्ञानेंद्रियाँ अपना काम करती हैं। आँख जो है देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, नाक सुगंध लेने का, सूंघने का काम करता है, जिह्वा व्यंजनों को चखने का काम, स्वाद लेने का काम, और त्वचा जो है स्पर्श करने का काम। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों के अनुसार काम करती रहती हैं। और जो 5 कर्मेंद्रिय है, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, वाक बोलने का काम, और पाणी यानी हाथ जो है किसी चीज़ को उठाने का काम करती है, ग्रहण करने का काम करती है, पाद यानी पैर चलने का काम करते हैं, पायु जननेंद्रिय है, जनन क्रिया करती है, उपस्थ मल द्वार मल निश्चित करने की क्रिया करती है। इस तरह से ये 5 कर्मेंद्रियां भी अपना काम करते हैं अपने विषय के अनुसार। और मन जो है आंतरिक इंद्रिय है, ये संकल्प विकल्प का काम करती है। तो इस तरह से सात्विक अहंकार से इन 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन मानता है कि तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। 5 तन्मात्र जो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्र हैं। इनकी उत्पत्ति तामसिक अहंकार से होती है। और कहा जाता है कि राजसिक अहंकार जो है वो सात्विक और तामसिक के कार्य संपादन में ये उनको सक्रिय करता है। तो राजसिक अहंकार दोनों को सक्रिय करता है, दोनों के उत्पादन की क्रिया में सहयोगी बनता है। और जो 5 तन्मात्र हैं
इन 5 तन्मात्र से 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। तो इस तरह से सांख्य दर्शन में प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक से 11 इंद्री और तामसिक से 5 तन्मात्र और 5 तन्मात्र से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। यानी ये सांख्य दर्शन पूरा 25 तत्वों का खेल है, 25 तत्वों की क्रीड़ा है। प्रकृति से उद्भूत 23 तत्व, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व से सारा विकासवाद जो है सांख्य का समझा जा सकता है। और इस सांख्य के 25 तत्वों को सांख्य दार्शनिक 4 भागों में विभक्त करते हैं। मूल प्रकृति अविकृति, महदाद्या प्रकृति विकृत्य सप्त, षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृति न विकृति पुरुष है। कह रहे हैं कि मूल प्रकृति जो है वो अविकृति है। यानी मूल प्रकृति अविकृति है, वो किसी का विकार नहीं है, सबको उत्पन्न करने वाली है वो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, किसी का विकार नहीं, वो उत्पन्न नहीं होती है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उसको प्रकृति कहा गया है। केवल जो है वो सबको उत्पन्न करती है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए मूल प्रकृति अविकृति है, वो किसी का विकार नहीं है, वो विकार रूप में नहीं है। और कह रहे हैं कि 7 तत्व जो हैं वो प्रकृति और विकृत दोनों हैं। और वो 7 तत्व कौन कौन से? महत, अहंकार और 5 तन्मात्र। ये 7 तत्व जो है ये प्रकृति भी है, विकृति भी है। यानी ये किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न होते हैं। तो किसी से उत्पन्न होते हैं इसलिए तो विकृति हैं, और किसी को उत्पन्न करते हैं इसलिए प्रकृति है। जैसे महत है, महत प्रकृति और विकृति दोनों है। विकृति इसलिए है कि वो प्रकृति से उत्पन्न होता है, और महत प्रकृति इसलिए है क्योंकि वो अहंकार को उत्पन्न करता है। इसी तरह से अहंकार विकृति इसलिए है क्योंकि महत से उत्पन्न होता है, और अहंकार 11 इंद्री 5 तन्मात्र को उत्पन्न करता है, इसलिए वो प्रकृति भी है। इसी तरह से जो 5 तन्मात्र हैं ये भी प्रकृति और विकृति दोनों हैं। प्रकृति इसलिए हैं कि 5 महाभूत को उत्पन्न करते हैं, विकृति इसलिए हैं कि वो अहंकार से उत्पन्न होता है। और कह रहे हैं कि षोडशकस्तु विकारो, 16 तत्व केवल विकार हैं। यानी 16 तत्व कौन से? 11 तत्व तो हो गए इंद्रियों के, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन और 5 महाभूत। ये 16 उत्पन्न होते हैं, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते, ये केवल उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये विकार रूप में हैं। और न प्रकृति न विकृति पुरुष है। यानी पुरुष जो है न तो प्रकृति है न विकृति है, न किसी को उत्पन्न करता है न किसी से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से सांख्य जो है अपने 25 तत्वों को 4 भागों में विभक्त करता है। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये सांख्य का जो विकासवाद है, ये विकासवाद ये निष्प्रयोजन मूलक है या प्रयोजन मूलक है? यानी इसका कोई उद्देश्य या निरुद्देश्य है? ये विकास की जो प्रक्रिया हुई है प्रकृति से लेकर के जो पंच महाभूत तक, ये प्रक्रिया सारी किसी प्रयोजन को लेकर के है कि या निष्प्रयोजन है? यानी हम इसको यंत्रवत कहें या प्रयोजन मूलक कहें, तो सांख्य दार्शनिक जो है इसको यंत्रवत नहीं मानते। ये यंत्रवत नहीं है, क्योंकि यंत्रवत वो होता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। सांख्य विकासवाद का अपना उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि प्रकृति जो है अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, अपने स्वरूप को दिखाना चाहती है, और पुरुष मुक्त होना चाहता है। इसलिए इस विकासवाद को प्रयोजन मूलक विकासवाद कह सकते हैं। और अब ये प्रश्न उठता है कि
ये विकास लाइनियर है या साइक्लिक है, यानी पंक्तिबद्ध है या चक्रक है। तो सांख्य दार्शनिक जो है ये मानते हैं कि सांख्य का विकासवाद जो है वो चक्रक है। चक्रक का मतलब एक के बाद एक होना, प्रलय के बाद सृष्टि होना, सृष्टि के बाद प्रलय होना, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, और इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और इस तरह से सांख्य का विकासवाद जो है वो अपना कार्य करता रहता है। तो इस तरह से सांख्य के विकासवाद की स्पष्ट भूमिका यही है कि वो प्रयोजनमूलक और चक्रक है। तो इस तरह से सांख्य का विकासवाद संपन्न होता है। धन्यवाद।